आज हमने पेज नंबर आई थिंक पेज नंबर है जी नंबर 215 हम पढ़ते हैं और अल्कोहल से हम प्रेपरेशन कर रहे थे, अल्कोहल से प्रेपरेशन कर रहे थे अल्काइल हैलाइड्स की, और उसमें हमारा एक आ गया था कि अल्कोहल का रिएक्शन किया जाए HX के साथ, तो उसमें कार्बोकेटाइन बनना, रीअरेंजमेंट के खदशात थे, जिंक क्लोराइड का रोल देखा हमने। आज हम करते हैं जी अल्कोहल से प्रेपरेशन करते हैं और अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे विद फास्फोरस हैलाइड्स, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड, रिएक्शन किसके साथ? विद फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड्स के साथ उसका अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं, फास्फोरस हैलाइड्स के साथ विद फास्फोरस हैलाइड्स। अब पहले रिएक्शन करते हैं और उसके बाद फिर हम इसका मिक्स करेंगे। रिएक्शन करते हैं जी 3 अदद अल्कोहल और फास्फोरस हैलाइड यानी PX3 के साथ मिलके, PX3 के साथ मिलके, और ये हमारे पास R कितने हो गए? 3, और X भी कितने हो गए? 3। तो इस तरह से बनेगा 3RX। क्या बन जाएगा? 3RX, और ऑक्सीजन हो गए 3, हाइड्रोजन भी 3 और 1 फास्फोरस, ये मिलके बना देगा H3PO3, H3PO3 बना देगा, H3PO3। अब आपने इसका लिखना है मैकेनिज्म। याद रखें, पहले रिएक्शन लिखते हैं और उसके बाद हम इसका क्या लिखते हैं? मैकेनिज्म। यहां पर अब यही चलना है कि जो भी रिएक्शन लिखना है उसका हमने तकरीबन हर रिएक्शन का साथ साथ मैकेनिज्म भी डिस्कस करना है। तो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं इसका कैसे ये बना। तो सबसे मैकेनिज्म का पहला स्टेप हम बनाते हैं कि ये जो 3 अल्कोहल थे, 3ROH, 3 अल्कोहल, इनका PX3 के साथ पहले रिएक्शन होता है और इससे ये 3RO पहले फास्फोरस के साथ क्या जुड़ते हैं? 3RO, ये RO एल्कोक्सी भी कह सकते हैं इसे, ये 3 जुड़ गए किसके साथ? फास्फोरस के साथ, और प्लस ये जो 3H बचे 3 हैलोजन के साथ मिलके बना देंगे 3HX, ये क्या बना देंगे? 3HX। तो इस तरह से फास्फोरस के साथ पहले 3RO जुड़ेंगे, पहले स्टेप में फास्फोरस के साथ 3RO जुड़ेंगे, पहले स्टेप में फास्फोरस के साथ 3RO जुड़ेंगे। अब ये जो 3RO हैं, 3RO थ्राइस फास्फोरस, और ये इनका रिएक्शन होता है पहले एक HX के साथ, पहले इसका रिएक्शन होता है एक HX के साथ। हम प्रोडक्ट को बराह रास्त इस तरह से भी बना सकते हैं बुक के मुताबिक भी, लेकिन ये जो मैं बनाऊंगा ये तरीकाकार जरा ज्यादा आसान होगा और असल में तरीकाकार यही होगा। पहले HX, तो इसमें पहले एक R जो है, इसमें पहले एक R जो है, इस R को X के साथ डायरेक्ट ही मिला देते हैं, तो इस तरह बनेगा RX, इस तरह क्या बनेगा? एक RX, एक क्या बन गया? RX, और RO को यहां से एक निकाल देना। बाकी RO कितने बच गए हमारे पास? RO बच गए 2। अब RO कितने बच गए हमारे पास? 2 और फास्फोरस। लेकिन यहां से एक R जो था वो तो X के साथ मिलकर उसने बना दिया RX, और यहां से जो एक ऑक्सीजन थी वो H के साथ मिलकर बनाएगी OH, और OH इसी फास्फोरस के साथ जुड़ जाएगा, OH इसी फास्फोरस के साथ जुड़ जाएगा। अब तीसरे स्टेप में अब ये RO2 ट्वाइस और फास्फोरस के साथ क्या है? OH, और प्लस इसका रिएक्शन फिर HX के साथ होगा। सेम इसी तरह से करना है, एक RO को फिर से आपने यहां से निकाल लेना है और एक R को X के साथ मिलाकर RX बना देना है,
और प्लस बाकी RO कितना बच गया, एक RO, और ये फास्फोरस के साथ एक OH इधर था और एक OH और साथ में लगा दें, OH एक और साथ में लगा दें। अब चौथे स्टेप में क्या होगा कि यही RO एक रह गया और फास्फोरस के साथ एक OH इधर और एक OH कहाँ है, नीचे। ये हमारे पास फास्फोरस के साथ OH और प्लस इसका रिएक्शन फिर HX के साथ कर देना है। तो ये फिर एक R X के साथ मिलके क्या बना देगा, X के साथ मिलके बना देगा RX, और इसी के साथ जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाएगी, H के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास O और फास्फोरस और ये OH और इसी तरह से नीचे भी OH। तो आप इस तरह से लिखेंगे H3PO3 बनेगा। तो इसका मैकेनिज्म यही 4 स्टेप आप लिखेंगे। ये क्या था हमारे पास, प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड मैकेनिज्म, विद मैकेनिज्म। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल करते हैं विद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल करते हैं विद थायोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, विद थायोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं और उसके बाद फिर हम इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। ये हमारे पास है अल्कोहल और ये है थायोनाइल क्लोराइड, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine एज ए सॉल्वेंट है, pyridine एज ए सॉल्वेंट। होता क्या है कि ये R एक क्लोरीन से मिल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, अल्काइल क्लोराइड, और प्लस ये वाला H भी एक क्लोरीन से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCl, और प्लस SO के साथ ऑक्सीजन मिलकर SO क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। और उसके बाद हम इसका लिखेंगे मैकेनिज्म। उसके बाद हमने इसका क्या लिखना है, इसका पहला स्टेप हम लिखते हैं। मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या है कि ये जो अल्कोहल है हमारे पास, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये अल्कोहल, और ये थायोनाइल क्लोराइड को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल, तो इसको दे दें और ये वाला पूरा बॉन्ड इसको दे दें। तो क्या होगा, RO के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, RO के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, और इस सल्फर पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। उसके साथ कौन जुड़ जाएगी, सल्फर, और सल्फर की टिल्ड पर ये क्या है, ऑक्सीजन, और साथ में ये क्लोरीन, और प्लस ये वाला H पॉजिटिव और ये वाला Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ये मिलके बना देंगे H। हमारे टाइम पूछने का पैसे आने उसके बाद कर देते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, ये हमारे पास RO सल्फर और यहाँ पर कौन सी चीज है, इस स्टेप में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन का पूरा बॉन्ड ले ले। ओहो, ये कौन है भाई, अपना बंद करे ना माइक, क्या अच्छा। और इस तरह से क्या बनेगा, RO और ये सल्फर, और इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और प्लस क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। और तीसरे स्टेप पर कि ये जो Cl नेगेटिव, ये RO बना है, यही RO प्लस R पॉजिटिव क्लोरीन बन जाएगा SO2 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, SO2। तो ये इस तरह से आप लोगों ने फास्फोहाइलाइड के साथ रिएक्शन और मैकेनिज्म, अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ विद मैकेनिज्म आप लोगों ने लिखना है, जिस तरह से मैंने बताया।
उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी, जरा मैं किसी जगह बैठूं जहां जरा जनरेटर की आवाज। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं, प्रेपरेशन का अल्काइल हैलाइड की फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे सिलेबस में है, प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। और यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और इस मेथड का नाम है साइंटिस्ट नेम से हुंस डिकर रिएक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है, व्हाट इज हुंस डिकर, व्हाट इज हुंस डिकर, व्हाट इज हुंस डिकर रिएक्शन, हुंस डिकर रिएक्शन। इसमें भी सेम हमने करना है, पहले रिएक्शन लिखेंगे और बाद में उसका मैकेनिज्म लिखेंगे। हुंस डिकर रिएक्शन में यूज किया जाता है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये OH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीजन को उतार कर उसकी जगह क्या लगाना है, सिल्वर, उसको हम कहते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका रिएक्शन करना है क्लोरीन के साथ, रिएक्शन करना है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इनर्ट सॉल्वेंट CCl4। तो इसमें क्या होगा कि एक सिल्वर Br के साथ मिलकर बना देगा सिल्वर ब्रोमाइड, और एक Br के साथ जुड़ जाएगा, और इस तरह बनेगा अल्काइल ब्रोमाइड। और प्लस ये सारा कुछ बना बनाया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस सिल्वर ब्रोमाइड, प्लस क्या बन गया, सिल्वर ब्रोमाइड। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हुंस डिकर रिएक्शन। तो पहले रिएक्शन लिखना है और उसके बाद इसका आपने क्या लिखना है, मैकेनिज्म, हुंस डिकर रिएक्शन। और ये उसका क्या है जी, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का पहला स्टेप है कि ये जो हमारे पास सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिल्वर साल्ट ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होता है, और सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बदल जाता है ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड में, ब्रोमो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले स्टेप में ये एक सिल्वर Br के साथ मिलकर सिल्वर ब्रोमाइड, और सिल्वर की जगह कौन आ जाता है, Br। सिल्वर की जगह पर कौन आ जाता है, Br, ऑक्सीजन, और इसके साथ जुड़ गया Br, और प्लस पहले स्टेप में क्या बन गया, सिल्वर ब्रोमाइड, यानी ब्रोमो कार्बोक्सिलेट इसे कहेंगे। ब्रोमो कार्बोक्सिलेट में होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। याद रखिए, होमोलिटिक क्लीवेज का नतीजा होता है फ्री रेडिकल्स। होमोलिटिक क्लीवेज का नतीजा क्या होता है, फ्री रेडिकल्स। होमोलिटिक क्लीवेज का नतीजा क्या होता है, फ्री रेडिकल। ये जो ब्रोमीन के दरमियान बॉन्ड है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और जब ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इस तरह बनेगा कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल। कार्बोक्सिलेट है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में ये डॉट लगाना बहुत जरूरी है ताकि फ्री रेडिकल हो जाए, और प्लस Br इसके ऊपर भी क्या होगा, फ्री रेडिकल। अब ये जो कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल होते हैं, ये वैसे ही स्टेबल होते हैं, जो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में भी कभी आते थे। ये कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और ये फॉर्म क्या हो जाएंगे, डीकंपोज हो जाएंगे। और डीकंपोज कैसे होंगे, इसका इलेक्ट्रॉन्स को दे दें,
ये डिकम्पोज कैसे होंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दें, इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, तो ये R यानी अल्काइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, अल्काइल फ्री रेडिकल, और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये इस तरह से क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और अल्काइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, अल्काइल फ्री रेडिकल। अब चौथे स्टेप में ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल बना है, ये ब्रोमो कार्बोक्सिलेट आयन से ब्रोमो कार्बोक्सिलेट आयन से चौथा स्टेप हम बनाते हैं। ये चौथा स्टेप में क्या होगा कि ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल में डॉट लगाना बहुत जरूरी है, और ये फिर से एक ब्रोमो कार्बोक्सिलेट आयन से ब्रोमो ले लेगा, ब्रोमो कार्बोक्सिलेट आयन से ब्रोमो ले लेगा, इससे ब्रोमो लेगा, कैसे कि इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे। तो ब्रोमो पर नेगेटिव चार्ज, ब्रोमो पर फ्री रेडिकल, और यही ब्रोमो R के साथ जुड़ के क्या बना देगा, अल्काइल ब्रोमाइड, और प्लस ये कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल बनेगी। पिछले वाले स्टेप में फिर से डिकम्पोज होकर अल्काइल फ्री रेडिकल, और इस तरह से ये काम चलता जाएगा, ये काम चलता जाएगा। तो ये पास कौन सी चीज सीधी करनी है, हुंड्स लिखकर रिएक्शन लिखना है, और उसके बाद आपने उसका मैकेनिज्म लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो हम करेंगे, और उसमें हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। पेज नंबर आप 217 पे देखें, पेज नंबर 217 पे जो आपसे जो रिएक्शंस जो हमने बात करनी है वो हम कर लें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह हमारे पास फर्ज करेंगे इथाइल क्लोराइड हो, इथाइल क्लोराइड हो, जिसकी आगे हमारे पास वजाहतें आती रहेंगी, और KOH के साथ रिएक्शन किया जाए, लेकिन KOH हम यूज करें एक्वस। KOH कौन सा यूज करें, एक्वस, यानी पानी के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन होगी, सब्स्टिट्यूशन मतलब इस क्लोरीन की जगह OH और इस तरह से इथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा, इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन, और प्लस क्या बन जाएगा, KCl। लेकिन अगर हम यही इथाइल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करें अल्कोहलिक, ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड और यही KOH, लेकिन अब हम कौन सा यूज करें, अल्कोहलिक, तो फिर एलिमिनेशन होगी। फिर क्या होगी, एलिमिनेशन, यहां से क्लोरीन रिमूव होगी तो यहां से H रिमूव होगा, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, तो अल्फा से क्लोरीन, बीटा से H रिमूव होगा, तो अल्फा और बीटा के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड, अल्फा और बीटा के दरमियान है डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन, जैसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन एसिड। अब ये क्लोरीन K के साथ मिलकर KCl, और यहां से निकला हुआ H OH के साथ मिलकर वाटर बनाता है। तो आपको मेन यहां पर सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि एक्वस KOH क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन। एक्वस KOH क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। यहां तक इसमें सिर्फ इतना ही आपने, ये जस्ट ऐसे ही आ गया। जो असल हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो पेज नंबर 219 पर है, पेज नंबर 219 पर है, और जिसका नाम है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारा जो मेन टारगेट है वो पेज नंबर 219 पर है, पेज नंबर 219 पर, जिसका नाम है एलिफेटिक, जिसका नाम क्या है, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक। एलिफेटिक याद रखें, कुछ कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं जिनमें बेंजीन
जिनमें बेंजीन रिंग ना हो और जो फैट लाइक हो, चर्बी जैसे हो, जिनका तल्लक कुछ फैमिली के मेंबरान का चर्बी जैसा हो, तो उनको हम कहते हैं एलिफैटिक, यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वगैरह, इनको हम एलिफैटिक भी कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स को एलिफैटिक भी कहते हैं। तो हम यूज करेंगे एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक। ये जरा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक सेकंड जरा पे हम आ जाए अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। हाँ जी, उधर सिग्नल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गया था। हम आते हैं जी एलिफैटिक, किस तरफ हम आते हैं जी, एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इन्हें एलिफैट ने बताया, फिर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं न्यूक्लियस लविंग। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी की जगह पर किसी का आना, यानी एक न्यूक्लियोफाइल का जाना और एक न्यूक्लियोफाइल का आना। मसलन मेरे पास है मिथाइल क्लोराइड, और ये एक न्यूक्लियोफाइल यहां पर आता है OH नेगेटिव। तो ये क्या करती है कि क्लोरीन यहां से जाती है, लेकिन क्लोरीन जा कैसे रही है कि ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जा रही है, जिस वजह से क्लोरीन पर पूरा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पूरा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के साथ OH जुड़ जाए, कार्बन के साथ क्या जुड़ जाए, OH, और प्लस क्लोरीन यहां से क्या हो गई, चली गई, क्लोरीन यहां से चली गई। इन रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों बोला, क्योंकि OH यहां पर क्या है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। याद रखें, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या जिसके पास लोन पेयर हो, जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता हो। जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या जिसके पास लोन पेयर हो, यानी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता हो, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जाहिर है वो न्यूक्लियस को चाहने वाला होगा, और जो न्यूक्लियस को चाहने वाला होगा उसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो ये इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियोफाइल। और अगर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी याद हो तो इसको हम कह रहे हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। और जहां ये अटैक करता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ऐसे मॉलिक्यूल को हम नाम क्या देते हैं, सबस्ट्रेट। जहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करे उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, या न्यूक्लियोफाइल अटैक करे उसको हम नाम क्या देते हैं, सबस्ट्रेट का नाम देते हैं, सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। और अब ये इसमें दूसरा पैराग्राफ है, उसको आप जरा करना है। और सबसे पहले इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, टर्मिनोलॉजी या जरा अंडरलाइन करना। उसने भी बोल्ड किया हुआ है कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या चीज होती है, या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कौन सा होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन करता है अ रिएजेंट विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर, अ रिएजेंट विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर लाइक हाइड्रोक्साइड आयन दैट टेंड्स टू अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। कहता है ऐसा रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जैसा कि हाइड्रोक्साइड है, और अटैक कहां करे, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो, वहां अटैक करे। तो उसको हम नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, या फिर सिंपली न्यूक्लियोफाइल। That is nucleus living, a species that accept an electron pair, और जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी उसे हम नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी आपने डेफिनेशन जो याद करनी है वो कौन सी चीज है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन लविंग। ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन ले सकती है उसको हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। A species that accepts an electron pair is called electrophile, that is electron loving, that is electron loving। तीसरी डेफिनेशन आपने करनी है सबस्ट्रेट। तीसरी जो डेफिनेशन इसमें आ रही है वो कौन सी चीज है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या चीज है, सबस्ट्रेट। हाँ जी, सबस्ट्रेट क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक मिथाइल क्लोराइड दैट इज अटैक्ड बाय रिएजेंट। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऊपर कोई रिएजेंट अटैक करे उसे हम नाम क्या देंगे, सबस्ट्रेट। उसे हम नाम क्या देंगे, सबस्ट्रेट। और चौथी हेडिंग हमारी होती थी, एफएससी में भी होती थी, चौथी हेडिंग है लीविंग ग्रुप।
लीविंग ग्रुप, चौथी हेडिंग हमारी कौन सी है? लीविंग ग्रुप, या इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफेज, न्यूक्लियोफ्यूज, इसको हम नाम क्या देते हैं? न्यूक्लियोफ्यूज, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को चाहने वाला, न्यूक्लियोफ्यूज जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, लिविंग ग्रुप। तो कहता है पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट दैट डिपार्ट्स, सबस्ट्रेट का वो हिस्सा जो डिपार्ट होता है अलोंग विद इलेक्ट्रॉन पेयर लाइक क्लोरीन इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। यानी सबस्ट्रेट का वो हिस्सा जो सबस्ट्रेट से डिपार्ट होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है, उसको हम नाम क्या देते हैं? न्यूक्लियोफ्यूज या फिर लिविंग ग्रुप का नाम देते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, जिसमें किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिनोटेड बाय SN, और S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन और N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रॉड नेचर के और रिप्रेजेंटेड एज, उनको कहता है कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक Y एक न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने बोला न्यूट्रल भी हो सकता है और इसके ऊपर चार्ज भी हो सकता है, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है जो अल्काइल हैलाइड न्यूट्रल भी हो सकता है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारे पास कौन सी चीज है? सबस्ट्रेट है। और इस तरह से क्या बनेगी हमारे पास? R के साथ किसका बॉन्ड बन जाएगा? Y का, तो ये बन गई प्रोडक्ट। X यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन गया? लीविंग ग्रुप। ये हमारे पास क्या बन गया? लीविंग ग्रुप। अब याद रखें कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, मैंने आपसे बोला कि न्यूक्लियोफाइल जो हमारा है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है जैसा कि वाटर, और इसी तरह से या फिर क्या हो सकता है हमारा? चार्ज्ड स्पीशीज भी हो सकता है जैसा कि हाइड्रोक्साइड। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। और सेम केस ऐसे ही है कि जो सबस्ट्रेट है ये न्यूट्रल भी हो सकता है, सबस्ट्रेट है न्यूट्रल भी हो सकता है जैसा कि मिथाइल आयोडाइड, या फिर ये भी चार्ज्ड स्पीशी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज जैसा कि हमारे पास है ट्राई मिथाइल सल्फाइड, ये सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ दो ये वाले मिथाइल अटैच है और एक मिथाइल और जुड़ है। हाँ जी, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, और इसी तरह सबस्ट्रेट न्यूट्रल भी हो सकता है और सबस्ट्रेट पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 4 टाइप्स के होंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN कितनी तरह के होंगे? 4 टाइप्स के होंगे। इसके हवाले से न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट के हवाले से 4 टाइप्स। पहली टाइप ये हो सकती है कि 4 टाइप्स में हमारे पास पहली टाइप ये हो सकती है, 4 टाइप्स में पहली टाइप हमारे पास ये हो सकती है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल, हमारा जो सबस्ट्रेट है, या पहले हम ये ले लें कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूट्रल है। सपोज हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूट्रल है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूट्रल है, और हमारा सबस्ट्रेट भी न्यूट्रल है। तो याद रखिए सबस्ट्रेट हमारा क्या है? न्यूट्रल है। तो याद रखिए फिर प्रोडक्ट क्या बनेगी कि आयोडाइड तो यहां से चला गया नेगेटिव, लेकिन वाटर जो है वो अपना ऑक्सीजन लोन पेयर यूटिलाइज करेगी, और जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूटिलाइज करेगी, ये वाटर की ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूटिलाइज करेगी, ये वाटर की ऑक्सीजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूटिलाइज करेगी तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा और प्लस आई नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? हमारे पास चार्ज्ड प्रोडक्ट बनेगी। और अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज हुआ, न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? नेगेटिवली चार्ज, और हमारा सबस्ट्रेट न्यूट्रल ही हुआ। सबस्ट्रेट क्या हुआ? न्यूट्रल। तो फिर क्या होगा कि अब इस मिथाइल के साथ कौन बॉन्ड बना लेगा? OH, और किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, और प्लस क्या बनेगा? आई नेगेटिव।
तीसरा केस ये है कि हमारा अगर न्यूक्लियोफाइल तो उसी तरह का न्यूट्रल है, लेकिन सबस्ट्रेट हमारा चार्ज स्पीशीज है। सबस्ट्रेट हमारा क्या है? चार्ज स्पीशीज, जैसे सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास ट्राइमिथाइल सल्फाइड है। अब इसमें क्या होगा कि इस मिथाइल के साथ वाटर का बॉन्ड बनना है, ये मिथाइल और इसके साथ वाटर का बॉन्ड बनना है, और वाटर का बॉन्ड बनेगा तो चूंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूटिलाइज करना है, लिहाजा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह से बाकी ये क्या बचा? डाई मिथाइल सल्फाइड। बाकी क्या बचा? ये डाई मिथाइल सल्फाइड बच गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट था वो भी चार्ज्ड स्पीशीज था, और जो प्रोडक्ट था वो भी क्या बना? चार्ज्ड स्पीशीज बना। इसी तरह से अगर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी नेगेटिवली चार्ज हुआ, न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? नेगेटिवली चार्ज, और सबस्ट्रेट भी हमारा चार्ज्ड स्पीशीज हुआ। सबस्ट्रेट भी हमारा क्या हुआ? चार्ज स्पीशीज हुआ, S पॉजिटिव, और ये मिथाइल और CH2, और इस तरह से ये CH3 किसके साथ जुड़ेगा? CH3 और OH, और प्लस ये सल्फर के साथ क्या जुड़ा रहा? 2 अदद मिथाइल। अब जरा गौर करें तो जो हमारी प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट या तो चार्ज्ड बनेगी, प्रोडक्ट क्या बनेगी? या तो चार्ज या फिर न्यूट्रल, या फिर प्रोडक्ट में चार्ज सेपरेशन हो जाएगी। मतलब रिएक्टेंट में जो चार्ज सेपरेशन थी, प्रोडक्ट में चार्ज सेपरेशन डिफरेंट बनेगी। तो इस और ऐसे एलिफेटिक रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट खुद रिएक्टेंट बन जाएगा, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट ही रिएक्टेंट बन जाए, तो ऐसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को साथ में हम नाम देंगे सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस। और अगर वो सॉल्वेंट पानी हुआ तो इसका नाम होगा हाइड्रोलाइसिस। अगर वो सॉल्वेंट पानी हुआ तो इसका नाम होगा हाइड्रोलाइसिस। और अगर सॉल्वेंट वो मीथेन हुआ, हाँ जी, सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें सॉल्वेंट ही खुद रिएक्टेंट बन जाए। ऐसे रिएक्शन जिसमें चौकीदार ही चोर बन जाए, चौकीदार ही चोर बन जाए, ऐसे रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट ही रिएक्टेंट बन जाए, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सॉल्वोलाइसिस। यानी सॉल्वेंट ने तोड़फोड़ कर, सॉल्वोलाइसिस। और अगर वो सॉल्वेंट पानी हो, तो उसको नाम क्या देंगे? हाइड्रोलाइसिस। और अगर वो सॉल्वेंट मीथेन हो तो उसको हम नाम देंगे मीथानोलाइसिस। अगर मिथानोल हो, अगर वो सॉल्वेंट कौन सा हो? मिथानोल, तो मिथानोल लाइसिस आगे लिखते हैं। मिथानोल लाइसिस अगर सॉल्वेंट कौन सा हुआ? मिथानोल हुआ। यानी यही हमारा मिथानोल ये न्यूक्लियोफाइल भी होगा। पानी क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल भी है और सॉल्वेंट भी है। यानी एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करे, एज ए सॉल्वेंट भी काम करे, तो इसको हम कहेंगे सॉल्वोलाइसिस। तो अगर पानी है तो इसके लिए वर्ड क्या बोल दिया हमने? हाइड्रो। और अगर मेथानोल है तो मेथानोलाइसिस।